जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे बिल की एंट्री करना। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे डेटा बना हुआ है जिसमें आइटम कोड लिखा है, आइटम नेम लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, रेट लिखा है और टोटल है। इसके बाद से जीएसटी 18% है, सब टोटल है, डिस्काउंट 5% है और ग्रेड टोटल है, प्लस बैच नंबर भी दिया हुआ है। तो जैसे एक बड़ा सा फर्म है और इस फर्म का नाम सपोज की गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल करता है। और ये हमारे सप्लायर का नाम है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका एड्रेस है पडरौना, कुशीनगर। ठीक है। अब इससे छोटे छोटे कस्टमर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। छोटे छोटे कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे पहले, तो जब ये परचेज करते हैं तो इस केस में मतलब कि जैसे उनका जो मान के चलिए कि जो कौन कौन सा आइटम उन्होंने परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी रहा है। तो जैसे ये मान के चलिए एक फर्म है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, जिनका एड्रेस है पडरौना, कुशीनगर। और जैसे ये कस्टमर है जिनका नाम है अशोक कुमार सिंह और इनका भी एड्रेस है पडरौना, इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया। ये कस्टमर अपनी सप्लायर से जाते हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए। प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो इन्होंने कौन कौन से आइटम को परचेज किया है, उसका क्या कोड है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। हर एक प्रोडक्ट का कोड क्या होता है, अलग अलग होता है, आइटम कोड अलग अलग होता है। प्लस प्रत्येक आइटम का जो बैच नंबर होता है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। बैच नंबर आप केयर करिएगा, हर एक प्रोडक्ट का एक दूसरे प्रोडक्ट से मैच नहीं करेगा बैच नंबर, वो बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट का बैच नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने बैच नंबर भी लिख दिया है और यहाँ पे मैंने आइटम का कोड भी लिख दिया है और प्लस मैंने आइटम का नाम भी लिख दिया। मतलब अगर ये कीबोर्ड खरीद रहे हैं एक पीस, तो इनको रेट देना पड़ रहा है 1000 रुपए का, और वही 5 पीस खरीद रहे हैं तो 5000 देना पड़ रहा है। ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे माउस ही खरीद रहे हैं अगर एक पीस, तो 600 रुपये रेट लग रहा है, और 6 पीस माउस खरीद रहे हैं तो 3600 रुपया रेट लग रहा है। तो ये तो चूंकि मल्टीप्लाई के माध्यम से आसानी तरीके से आपका इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको रेट से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पे ज्ञात हो जाती है। अब यहाँ पे आता है कि इसमें आपको 18% आपको जीएसटी भी पे करना है। क्या करना है, 18% आपको जीएसटी भी देना है और प्लस, और तब जाकर के आपको सब टोटल ज्ञात करना है। और उसके बाद से सब टोटल निकालने के बाद उसमें से 5% आपका डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है और प्लस ग्रैंड टोटल का भी ऑप्शन इसमें बना हुआ। तो जैसे मैंने एक सिंपल प्रोडक्ट के लिए मैंने जैसे नेम ऑफ आइटम में जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे आइटम का नाम मैंने टाइप किया है। आप मेडिसिन भी इसमें टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बैच कोड को एक और इसमें बढ़ा लीजिएगा। जैसे उसका एक एमएफजी डेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक होता है आपका एक्सपायरी डेट। अगर इस तरीके से भी अगर कोई डेटा मिलता है तो आप ये 2 कॉलम ऐड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरिंग वाला। और बाकी बैच कोड तो सबके लिए कॉमन रहता है, सारे प्रोडक्ट का बैच कोड होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हमको टोटल निकालना होगा तो सबसे पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्शन करेंगे, 5 क्वांटिटी और मल्टीप्लाई सिंगल रेट। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे 5 को सिलेक्शन करेंगे, चूंकि क्वांटिटी में कितना लिया गया है, 5 लिया गया। और पर क्वांटिटी का रेट कितना मैंने दिया है, 1000। इसको सिलेक्शन करके बस एंटर कर देंगे तो ये टोटल निकल करके चला है। अगर एक पीस का रेट 1000 रुपया है तो 5 पीस का रेट कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए इसमें जो है, चूंकि अकाउंटिंग में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन इसमें दिया है तो मैं बता दे रहा हूं। इसमें देखिए यहां से लेकर के और यहां तक प्रोडक्ट का नाम दिया है, जिसमें जीएसटी लगता है 18%। 18%। तो जीएसटी अगर 18% आपका लग रहा है तो केवल एक ही ऐसा आइटम है जैसे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे आपका जीएसटी लगता है 28%। क्या परसेंट, 28%। बाकी सारे आइटमों पे जीएसटी 18% होगा, केवल प्रोजेक्टर पे आपका जीएसटी 28% होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले, इसके पहले भी मैंने टैक्स इनवॉइस में आपको जीएसटी निकालना बताया था,
याद है? लेकिन उसमें हम लोग अलग अलग निकाले थे, 9% के रेशियो से निकाले थे। लेकिन इसमें दोनों अमाउंट एक साथ जोड़ करके आपको निकालना है। सबसे पहले इक्वल करेंगे, अब चूंकि टोटल पे तो जीएसटी लगेगा ना, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 18 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब एंटर कर देंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहां तक, प्रोजेक्टर के एक स्थान पहले तक। हम चाहेंगे तो यहां से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर पे जीएसटी कितना लगता है, 28। इसी पे 2 बार क्लिक करिए और 18 को हटा करके केवल 28 कर दीजिए। अब ये 28 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। देखिए, कोई दिक्कत है यहां तक? अब चलिए, अब यहाँ पे आता है सब टोटल। जैसे मान के चलिए कस्टमर जो है 5,000 रुपए का कीबोर्ड खरीदा है, तो उसमें उसको 900 रुपया जीएसटी देना पड़ा है। 36 रुपए का माउस खरीदा है, तो 648 रुपया 18% जीएसटी देना पड़ा है। इसी तरीके से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, तो 1800 रुपया जीएसटी देना पड़ा है। तो अब एक बात बताइए, सब टोटल में ये जीएसटी वाला पैसा ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा अलग से उसको देना ही देना है, जीएसटी तो देना ही देना है कस्टमर को। अगर ये जीएसटी नहीं देगा तो दुकानदार अपने घर से नहीं भरेगा। तो ये दुकानदार किससे लेगा? अपनी कस्टमर से लेगा। छोटे छोटे कस्टमर से दुकानदार क्या करते हैं कि जीएसटी के रूप में पैसा कलेक्ट करते हैं, और एक बार गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, वो जीएसटी के तौर पे दे देते हैं। छोटे छोटे कस्टमर से हम लोग पैसा देते हैं, कस्टमर हमें लोग हैं ना, जो हम आमतौर पे यूज कर रहे हैं। हमें लोग अमाउंट भरते हैं, और वही जीएसटी का पैसा कलेक्शन करके वो गवर्नमेंट को पे आउट करते जाता है। तो ये जो पैसा होगा हमारा, ये जीएसटी 18% और टोटल, ये दोनों पैसा हमारा ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्शन कर, और एंटर कर देंगे। देखिए, कोई दिक्कत? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये सबका रिस्पॉन्स यहाँ पे चला है। अब इस पे भी कस्टमर कह रहा है कि हमको 5% डिस्काउंट भी चाहिए, क्योंकि हम आपके वहां से प्रोडक्ट की संख्या, देखिए आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट हम आपको दे भी रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना है, 5% आपको डिस्काउंट भी देना है आपको, क्योंकि डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते समय हम क्या बेनिफिट पा पाएंगे। इसलिए अगर बेनिफिट पाएगा, इसके पहले ये डिस्काउंट यहाँ से कराएगा, तभी तो कुछ उसको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट निकालना होगा, तो डिस्काउंट आप निकालिए, यहाँ पे सब टोटल पे आप डिस्काउंट निकालिएगा। सबसे पहले इक्वल करिएगा। अब चूंकि कै परसेंट डिस्काउंट की बात हो रही है, 5%। जैसे दुकानदार से कहेगा कि भैया आपके वहां से हम इतना सारा प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या आप कुछ डिस्काउंट हमको नहीं देंगे? तो कहेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हर एक प्रोडक्ट पे आपको 5% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जैसे कीबोर्ड खरीदे हैं कितने रुपए का, 5900 रुपए का, क्योंकि इसमें जीएसटी का भी पैसा जुड़ा है ना, तो कहेगा कि चलिए कीबोर्ड पे भी आपको 5% हम छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद से माउस खरीदे हैं कितने रुपए का, 4248 रुपए का, इसमें भी कहेगा कि ठीक है चलिए आपको 5% दे दे रहे हैं। मतलब हर एक प्रोडक्ट पे, सब टोटल पे ये 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं, किसको, कस्टमर। चूंकि यहां से डिस्काउंट मिलेगा, तभी तो कुछ बढ़ा करके भेजेगा, तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा, नहीं तो पता ये चलेगा कि वो इसी दाम में बेच देगा, तो उसको कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। और बिजनेस के बारे में मैंने आपको टैक्स इनवॉइस पढ़ाते समय बताया था कि बिजनेस का मतलब होता है लाभ कमाना। मेन मकसद क्या होता है, लाभ कमाना। अगर कोई आप बिजनेस करते हैं, तो क्या ये चीज मान करके करते हैं क्या कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा? बोलिए, पहले ही ऐसे अगर मान लें कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा, तो आप बिजनेस कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, हानि और लाभ ही होता है, ये समझ में आ रहा है। आपके बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले ही आपका लॉस हो जाए या पहले ही आपका प्रॉफिट होगा। हो सके कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो प्रॉफिट होगा, या हो सके कि आपका बिजनेस मंदा चला तो आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर आपका लाभ हो रहा है तो कल की डेट में हानि भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि 5% इसको डिस्काउंट प्राप्त करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे सब टोटल, और मल्टीप्लाई करेंगे। क्या परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 5%। अगर कस्टमर को 5 मिल रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 15 होगा तो 15 से डिवाइड करेंगे, जितना मिलेगा उतना मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि 5 है तो 5 यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे डिवाइड बाई 100 कर देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। यानी कि अगर ये 5900 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, तो इसको 295 रुपए का छूट मिला हुआ। किस प्रोडक्ट में? कीबोर्ड में। तो माउस में अलग अलग आएगा, मॉनिटर में भी अलग आएगा,
रैम में भी अलग आएगा, स्मार्टफोन में भी अलग आएगा। तो इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। मतलब ये बता सकता है कि भैया आपने माउस खरीदा है 6 पीस, तो इसमें आपको 212 रुपए का डिस्काउंट मिला है। कै परसेंट? 5%। अगर आपने 11,800 रुपए का मॉनिटर खरीदा है तो इस पे आपको 590 रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब चलिए, अब आपको निकालना है ग्रैंड टोटल। क्या निकालना है? ग्रैंड टोटल। तो जब ग्रैंड टोटल के बारे में बात किया जाए तो आप बताइए, अगर 6900 रुपए का सामान लिया गया और 295 रुपए अगर हमको डिस्काउंट होता है, तो ये डिस्काउंट वाला पैसा 6900 में माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि देखिए जब हम अपनी सप्लायर से किसी गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज का मतलब होता है खरीदना, अपनी सप्लायर से अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो उस केस में डिस्काउंट रिसीव होता है। और जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत उसका लेजर हम बनाते हैं। ये अकाउंटिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जैसे मान के चलिए आप मार्केट में गए और आपने कोई सामान लिया 100 रुपए का, अब आप कह रहे हैं कि भैया इसमें कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, तो अगर वो 20 रुपया छोड़ रहा है तो 20 रुपया आपके जेब में रहेगा कि उसके जेब में जाएगा? बोलिए, हमारी जेब में रहेगा ना। तो जब हमारी जेब में रहेगा तो क्या हम उसको इनकम नहीं बोल सकते हैं? अगर वही खर्चा हो गया था तो एक्सपेंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जेब में है तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। लेकिन हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा और दुकानदार के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि वो छोड़ रहा है और हमको प्राप्त हो रहा है। तो जब प्राप्त होगा तो इनकम होगा और जब छोड़ेगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए इसी को ग्रैंड टोटल में निकालना है, यानी कि 6900 रुपया। वो बताएगा कि भैया देखिए, अगर आप हमसे कीबोर्ड खरीदे 6900 रुपए का, तो इसमें हम 295 रुपए आपका छोड़ रहे हैं। तो कहेगा चल थोड़ा बता दीजिए, तो अब कीबोर्ड को हमको क्या पैसा देना है, तो घटा करके बताएगा, इक्वल करेगा और यहाँ पे सब टोटल को सिलेक्शन करेगा और माइनस करके डिस्काउंट 5% ले लेगा और एंटर करके वो बता देगा कि देखिए भैया आपको पैसा देना था 6900 रुपया, जीएसटी वगैरह सब इंक्लूडेड था, लेकिन आप कहे हैं तो आपके कथनानुसार मैंने 5% आपका डिस्काउंट कर दिया है, इसलिए केवल कीबोर्ड का आप रेट देंगे 5605 रुपये। जो कै क्वांटिटी का रेट है? 5 क्वांटिटी का रेट है। कोई दिक्कत? अब इसी तरीके से पूरा उसको पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक वो स्लिप निकाल करके दे देगा कि देखिए आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है। यानी कि टोटल पैसा आपको अगर निकालना हो तो अल्ट प्लस इक्वल टू करके आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यानी कि कस्टमर को देना है आपका कितना? 4,66,458 रुपये पैसा देना, यानी कि 5% डिस्काउंट के बाद ये पैसा इनको देना है 4,66,458 रुपया पैसा देना। कोई दिक्कत? वही आज की क्लास में आपको सीखना था। लेकिन ये चूंकि मैंने बनाया है, ये कंप्यूटर का मैंने बहुत सारा आइटम लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारा इस आधार पे डेटा आप बना सकते हैं। एक मैंने तरीका बता दिया, अगर मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और वहां पे ऐसे प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है जिसमें कंप्यूटर का नाम निशान भी नहीं है, केवल मेडिसिन का परचेज हो रहा है या केवल मेडिसिन का सेल हो रहा है, तो आप कंप्यूटर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, मेडिसिन के हिसाब से बनाएंगे ना। तो जो जिसके हिसाब से प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आपको इस तरीके से डेटा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक कंप्यूटर के आधार पे बना लिया। अगर आप किसी, जैसे मान के चलिए कि आप गाड़ी के पार्ट में चले गए, जैसे बहुत सारे गाड़ी का पार्ट आप सेल कर रहे हैं, तो गाड़ी के पार्ट्स का अलग अलग नाम लिखेंगे ना, तो अपने हिसाब से आप डेटा बना लीजिएगा। एक मैंने तरीका आपको बता दिया ताकि इससे आपको आइडिया मिल सके कि हमको डेटाबेस कैसे तैयार करना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आइटम कोड हटा भी सकते हैं, आइटम कोड रख भी सकते हैं। मतलब बिल, मतलब कहाँ है बिल एंट्री का मतलब क्या होता है? आपने कौन सा, अगर बिल में यही लिखा रहता है ना कि आपने कौन सा आइटम लिया, उसकी क्वांटिटी क्या रहा है, बिल पे ही तो लिखा रहता है ना, उसका रेट क्या रहा है, उस पे जीएसटी क्या परसेंट लगा है, और प्लस उसका आइटम का कोड क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, ये सब बिल पे ही रहता है। एक्सपायरी अपने तरीके से, हाँ एक्सपायरी अपने तरीके से नहीं लिखेंगे, वो प्रोडक्ट पे रहेगा उसी को लिखेंगे, अपने तरफ से लिखेंगे। हाँ हाँ, उसके हिसाब से उसको मेंशन कर लेंगे। एमएफजी होता है, एमएफजी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक होता है एक्सपायरी डेट। अगर खुद हम अपने तरफ से बना रहे हैं, मान के चलिए कि प्रैक्टिकल करने के तौर पे, तो हम अपनी रिस्पॉन्स से लिख लेंगे, लेकिन अगर रियलिटी में अगर प्रोडक्ट हमको मिलता है तो उसको देख करके चढ़ाएंगे ना, कि अर्जी फर्जी कुछ चढ़ा देंगे, उसको देख मतलब हमको देख करके चढ़ाना होगा। मान के चलिए कि कोई 22 में एक्सपायरी है या 23 में एक्सपायरी है, ऐसा नहीं कि हम उसको 25 में दिखा देंगे, क्योंकि इसी के बिल के हिसाब से आपको पे आउट करना होता है, आपको बेचना होता है प्रोडक्ट। पता चला कि आपने एंट्री किया 2024 का और वो एक्सपायरी डेट रहा है 2023 का, तो फिर आपसे
जो कस्टमर खरीदेगा वो पूछेगा ना कि इसका बिल आप बना करके दीजिए, तो जब आप बिल प्रिंट करके देंगे तो उस पे 24 लिखा रहेगा और उसका एक्सपायरी डेट रहा है 2023 का, तो वैसे मिसमैच हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे पूरा डिटेल भरना होता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्या चीज? बैच नंबर लिख लेना है, बैच का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, अपने मन से लिखे। कोई दिक्कत?